Hello everyone, welcome to the class. My name is Fareen Khan and I am your guide for English literature. आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था 17 जुलाई 2026 को उसकी आरपीएससी ने मॉडल की रिलीज की है रिसेंटली। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस पेपर का मैंने 3 पार्ट में सॉल्यूशन करवाया है। आज की वीडियो पार्ट 3 की है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 101 टू 150 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो दो पार्ट्स में और वीडियो आ गई है, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट में मैंने 1 टू 50 तक क्वेश्चन करवाए हैं, सेकेंड पार्ट में 51 टू 100 तक, एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उन्हें हम आज की इस वीडियो में डील करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following theory of learning draws upon the theoretical works of Jean Piaget and Lev Vygotsky। तो ये टीचिंग मेथड का हमारा क्वेश्चन है। टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस सेकेंड ग्रेड के पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ तो लास्ट वीडियोस में कंप्लीट हो गए थे एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो इसमें करवाएंगे हम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following theory of learning draws upon the theoretical works of Jean Piaget and Lev Vygotsky। यानी कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो थ्योरी है वो इनमें से कौन सी लर्निंग ऑफ थ्योरी पे अटेंशन पे करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन नंबर 2 इज नेचुरल लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3 इज डायरेक्ट लर्निंग, ऑप्शन नंबर 4 इज साइलेंट लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोऑपरेटिव लर्निंग। जो पियाजे की और वाइगोत्स्की की जो लर्निंग थ्योरी है वो कोऑपरेटिव लर्निंग पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट साइन ऑफ राइटिंग इन चिल्ड्रन आर सीन इन द फॉर्म ऑफ। यानी कि बच्चे जो पहली बार लिखते हैं तो उनका जो राइटिंग का फर्स्ट साइन है होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज ग्रामर एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर 2 इज कन्वेंशनल स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज स्क्रिबलिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज पैराग्राफ राइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्क्रिबलिंग। जो बच्चे पहली बार लिखना सीखते हैं तो वो कुछ भी आड़ी तिरछी लाइनें बनाते हैं या फिर कुछ भी तरह का मार्क करते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन वैलिडेशन एज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द interpretations and uses made from test scores। तो ये भी टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि जो वैलिडेशन होता है उसको किसने डिफाइन किया है एज अ प्रोसेस ऑफ टू मेकिंग कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज मैसिक, ऑप्शन नंबर 2 इज पामर, ऑप्शन नंबर 3 इज बेकमैन, ऑप्शन नंबर 4 इज डगलस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैसिक। Next question is Sarah made children memorize an English poem and recite it fluently. Why does this text mean that actual speaking did not take place? यानी कि इसमें सारा जो एक टीचर है वो बच्चों को मेमोराइज करने के लिए देती है एक पोएम, इंग्लिश पोएम, और उसे बार बार रिसाइट करने के लिए, फ्लुएंटली रिसाइट करने के लिए कहती है। तो ऐसा वो ये स्पीकिंग में क्यों करने के लिए कहती है। ऑप्शन नंबर 1 इज चिल्ड्रन स्पोक वेरी स्लोली, ऑप्शन नंबर 2 इज चिल्ड्रन डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द पोएम, ऑप्शन नंबर 3 इज चिल्ड्रन फॉरगॉट सम लाइन्स, ऑप्शन नंबर 4 इज चिल्ड्रन यूज्ड हिंदी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चिल्ड्रन डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द पोएम। यानी कि जब बच्चे उसकी मीनिंग ही नहीं जान पाएंगे तो उनको अर्थ नहीं आएगा, तो इसलिए वो उनको मेमोराइज करने के लिए कहती है और रिसाइट करने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आर एम्प्लॉयड व्हेन ब्लैंक स्पेस आर फेस्ड विद द टास्क ऑफ कम्युनिकेटिंग मीनिंग फॉर विच दे लैक द रिक्विजिट। यानी कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज कब एम्प्लॉय की जाती हैं जब वो फेस करती हैं टास्क ऑफ कम्युनिकेटिंग और लैक ऑफ रिक्विजिट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो जो फर्स्ट हमारा ब्लैंक है इसमें तो आ जाएगा लर्नर्स,
एंड जो सेकेंड ब्लैंक स्पेस है इसमें आ जाएगा हमारा लिंग्विस्टिक नॉलेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज ओनली द मैकेनिकल एक्ट ऑफ, यानी कि बिना समझे पढ़ना एक तरह का मैकेनिकल एक्ट है। तो ये किसका मैकेनिकल एक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग अलाउड द साउंड्स इन द वर्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज राइटिंग लेटर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज ड्राइंग सिंबल्स, ऑप्शन नंबर 4 इज मेमोराइजिंग स्टोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेइंग अलाउड द साउंड्स इन द वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not the characteristic of the ALM while teaching? इनमें से बताना है कि ALM जो हमारी मेथड है टीचिंग की, ऑडियोलिंगुअल मेथड, उनमें से कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म, तो ये तो ALM में होता है। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आर थॉट यूजिंग रिपीटेटिव ड्रिल्स, तो ये भी ऑडियोलिंगुअल मेथड में स्ट्रक्चर पैटर्न्स भी फॉलो किए जाते हैं थ्रू रिपीटेटिव ड्रिल्स के अकॉर्डिंग। थर्ड इज वोकेबलरी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड एंड लर्नड इन कॉन्टेक्स्ट, वोकेबलरी स्ट्रिक्टली लर्न की जाती है इन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में, तो थर्ड भी होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज मच यूज ऑफ द मदर टंग बाई टीचर्स इज परमिटेड, यानी कि जो मदर टंग का यूज होता है बाई टीचर्स उसमें ज़्यादा यूज अलाउ किया जाता है, तो ये रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसमें मदर टंग का यूज टीचर्स को परमिटेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन को कंसिडर करता है। स्टेटमेंट ए इज इट एम्फसाइजेस लर्निंग लैंग्वेज थ्रू कॉपिंग मॉडल्स, इट एम्फसाइजेस लर्निंग लैंग्वेज थ्रू कॉपिंग मॉडल्स, तो ये तो इसमें होता है। बी इज इट अलोन कैन इंश्योर मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज इन द लर्नर्स, तो ये अलोन कैन इंश्योर, तो ये अलोन इंश्योर नहीं कर सकता मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, तो फर्स्ट इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, तो ओनली ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of questions in a comprehension passage from a part of higher order reading skills, तो इनमें से बताना है कि किसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से हायर ऑर्डर ऑफ स्किल्स रीडिंग की कौन सी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज फैक्चुअल क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर 2 इज लेक्सिकल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज इवेलुएटिंग क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर 4 इज सिक्वेंशियल क्वेश्चंस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 is correct answer, evaluating questions. Next question is a teacher asked the students to write a story that they viewed on a video tape focusing upon a series of given questions, यानी कि एक टीचर बच्चों से पूछता है, बच्चों को कहता है कि एक स्टोरी लिखो वो वीडियो टेप के अकॉर्डिंग और जो उसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दिखाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। दिस काइंड ऑफ राइटिंग एक्टिविटी इज, तो ये कौन सी एक्टिविटी है कि कंपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज कंट्रोल राइटिंग, ऑप्शन नंबर 2 इज बेसिक राइटिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज गाइडेड राइटिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज फ्री राइटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर इज गाइडेड राइटिंग, यानी कि जो टीचर बच्चों को निर्देश देता है तो वो अपने गाइडेंस में दे रहा है, वो उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करने के लिए कह रहा है जो उसने वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये एक गाइडेड राइटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ टीचर्स रोल इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का रोल क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज टू इवेल्युएट, ऑप्शन नंबर 2 is to test and judge, ऑप्शन नंबर 3 is to prompt and facilitate discussion, ऑप्शन नंबर 4 is directive and authoritative, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, to prompt and facilitate discussion। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट आर द फोर स्टेजेस इन द डिक्टोग्लॉस प्रोसीजर, यानी कि जो डिक्टोग्लॉस प्रोसीजर होता है उसकी 4 स्टेज हैं, तो उनका वो कौन कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज प्रेपरेशन, डिक्टेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एनालिसिस एंड करेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज LSRW। ऑप्शन नंबर 3 इज मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनालिसिस एंड अप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 इज एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, पब्लिशिंग एंड सर्कुलेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेपरेशन, डिक्टेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एनालिसिस एंड करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following countable nouns have the same from the both singular and plural। अभी ग्रामर के क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ, तो इसमें बताना है कि इनमें कौन सी काउंटेबल नाउन है जिसे कि बोथ फॉर्म्स में यूज किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। तो 1 इज शीप, सेकेंड इज बाइसन, थर्ड इज माउस, फोर्थ इज सालमन। यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम होती है। तो जो शीप है वो भी सेम होती है, बाइसन है वो भी सेम होती है, बट माउस है, माउस नहीं होती क्योंकि माउस का प्लूरल हो जाता है माइस। नेक्स्ट इज सालमन, सालमन एक फिश होती है, तो ये भी सेम ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, सेकेंड एंड फोर्थ, विच इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि इसमें से बताने हैं कि कौन से सेंटेंस करेक्ट हैं। ए इज ही गेव मी एन एडवाइस, तो ये रॉन्ग होगा बिकॉज एडवाइस के लिए या तो सम एडवाइस या फिर ए पीस ऑफ एडवाइस ऐसे करके यूज किया जाता है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड इज ही गेव मी सम एडवाइस, तो ये राइट हो जाएगा। सी इज द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड, तो सीनरीज प्लूरल में यूज नहीं होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द सीनरी हेयर इज वेरी गुड, यहाँ सिंगुलर यूज हुआ है सीनरी का, तो ये राइट होगा। तो हमारे स्टेटमेंट बी एंड डी इज राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बी एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, मार्क द ऑप्शन बिलो। इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ए इज इट इज टेरिबली कोल्ड टुडे, तो इसमें ए तो राइट होगा, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। बी इज द स्टेक इज बैड कुक्ड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज बैड नहीं आएगा, यहाँ आएगा बैडली कुक्ड। तो सी इज ही वॉज मेडन इन लव विद हर, यहाँ ये भी रॉन्ग है बिकॉज वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड डी इज दे आर प्लेइंग अनयूजुअली फास्ट, तो ये भी राइट होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सप्लाई द फॉलोइंग ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इसमें आर्टिकल्स फिल करने हैं। फर्स्ट इज द इकोनॉमिस्ट इज ब्लैंक स्पेस मैगजीन, तो इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें तो आ जाएगा ए मैगजीन। बी इज ब्लैंक स्पेस एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, तो इसमें आ जाएगा हमारा 0 आर्टिकल। थर्ड इज देयर इज लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आ जाएगा हमारा ए विजिटर। फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर इज टू मेक ए स्टेटमेंट, इसमें आ जाएगा द प्राइम मिनिस्टर। तो देख लेते हैं ए 0 आर्टिकल ए एंड द, ये कौन से ऑप्शन में है, ए 0 आर्टिकल ए और द, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज द verbs have been used intransitively। इनमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज की गई है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो फर्स्ट इज द हॉर्स किक्ड द मैन, तो यहाँ हॉर्स किक्ड वॉट द मैन, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें तो यूज ट्रांजिटिवली हुई है वर्ब, तो ये तो रॉन्ग होगा।
सेकेंड इज ही स्पोक लाउडली, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये राइट होगा। थर्ड इज ही स्पोक द ट्रूथ, ही स्पोक व्हाट, द ट्रूथ, तो इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ इज द शिप शैंक रैपिडली, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी राइट होगा, यानी कि इन दोनों में वर्ब्स इंट्रांजिटिवली यूज की गई है, सेकेंड एंड फोर्थ में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स, करेक्ट डिटर्मिनर्स फिल करना है। दिस गिटार इज ब्लैंक स्पेस नॉट ब्लैंक स्पेस इज द वन विद द ब्रोकन स्ट्रिंग, तो दिस गिटार इज माइन नॉट योर्स एंड योर्स इज द वन with the broken string, तो किसमें है mine yours and yours, mine yours and yours, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें भी करेक्ट डिटर्मिनर फिल करना है। इट हैज़ नॉट मेड ब्लैंक स्पेस डिफरेंसेस, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें ऑब्वियसली मोस्ट सम का तो यूज होगा नहीं, नो नॉट इसमें ऑलरेडी नेगेटिव है तो नो यूज नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एनी ही इट हैज नॉट मेड एनी डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स, अगेन डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, इसमें फिल करना है ब्लैंक स्पेस फ्रेंच स्पीक ब्लैंक स्पेस फ्रेंच, तो फर्स्ट जो फ्रेंच है वो फ्रेंच पीपल्स को शो कर रहा है तो इसलिए इसमें द लगेगा, द फ्रेंच स्पीक, और ये फ्रेंच लैंग्वेज को शो कर रहा है तो इसमें जीरो आर्टिकल लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेंसेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, इसमें टेंस का क्वेश्चन है। आई ब्लैंक स्पेस, इसमें बाई की फॉर्म्स फिल करनी है। ए न्यू हाउस लास्ट ईयर, बट आई नॉट सेल माई ओल्ड हाउस येट, सो एट द मोमेंट आई हैव 2 हाउसेज, जो फर्स्ट हमारा स्पेस है, फर्स्ट वर्ब हमें भरनी है बाई की, तो इसमें आ जाएगा आई लास्ट ईयर आ रहा है बिकॉज, तो ये हमारा पास्ट सिंपल हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा बॉट, आई बॉट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर। सेकेंड में आ जाएगा बट आई सोल्ड माई ओल्ड हाउस यट, यानी कि उसने अभी तक अपना जो हाउस है वो सोल्ड नहीं किया है तो यट आ गया, तो इसमें आ जाएगा हमारा यट बट जस्ट सो फार, तो ये होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्बियल्स होती हैं, तो यहाँ आ जाएगा आई क्योंकि प्लूरल है तो हैव नॉट सोल्ड, हैव नॉट सोल्ड, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, bought and have not sold. Next question is fill in the blanks with appropriate tense form, again tense का question है, इसमें first is I blank space a letter now, तो इसमें हमें हमारा आ जाएगा राइट की फॉर्म भरनी है आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ। सेकेंड इज आई ब्लैंक स्पेस राइट 4 लेटर्स टुडे, तो इसमें आ जाएगा हमारा हैव रिटन, आई हैव रिटन, यानी कि मैं 4 लेटर्स लिख चुका हूँ। थर्ड इज श्याम सेड ही ब्लैंक स्पेस राइट सिंस 2 o'clock, तो ये हमारा पास्ट का आ जाएगा बिकॉज जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो इसमें आ जाएगा हमारा हैड बीन राइटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एम राइटिंग फर्स्ट में, सेकंड में हैव रिटन, थर्ड में हैड बीन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन है। आई ब्लैंक स्पेस टू द कोर्ट बिकॉज आई ब्लैंक स्पेस ए शो कॉज नोटिस, यानी कि आई इसमें गो की फॉर्म लगानी है तो आई गो टू द कोर्ट, सॉरी आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई हैड रिसीव्ड ए शो कॉज नोटिस, तो फर्स्ट में तो आ जाएगा हमारा वेंट क्योंकि पास्ट की एक्शन है,
ये कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहा है, तो सेकंड में आ जाएगा हमारा हैड रिसीव्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, यानी कि करेक्ट प्रोपोजिशन फिल करना है। ही वर्कड एंड sang ब्लैंक स्पेस मॉर्न टिल नाइट। तो फर्स्ट में आ जाएगा हमारा, इनमें से देखना है हमारे ऑप्शंस में से फ्रॉम, अंडर, फोर और टू एंड सिंस। तो इसमें फर्स्ट में तो आ जाएगा हमारा फ्रॉम, क्योंकि टिल, अगर टिल को किसी से कनेक्ट करते हैं तो फ्रॉम टिल, टिल के साथ फ्रॉम का यूज होता है। सेकंड इज ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अ ट्री। तो जब ट्री के नीचे कोई इंसान बैठा होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर। नेक्स्ट इज आई ट्राइड रीजन हिम आउट ऑफ हिज फियर्स। इसमें आ जाएगा टू। आई ट्राइड टू रीजन हिम आउट ऑफ हिज फियर्स। फोर्थ में आ जाएगा हमारा द लायन एंड द यूनिकॉर्न फॉट द क्राउन, यानी कि जो लॉयन है और यूनिकॉर्न है उन्होंने किसके लिए फॉट किया, क्राउन के लिए, तो फॉर द क्राउन। तो हमारा ऑप्शन बनेंगे फ्रॉम, अंडर, टू एंड फोर। फ्रॉम, अंडर, टू एंड फोर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम दोज गिवन बिलो। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। व्हेन आई ब्लैंक स्पेस माई डिनर आई वेंट टू बेड। तो इसमें हमारा जो आई वेंट टू बेड है ये पास्ट का है, तो हमारा जो ये वाला क्लॉजेस में भी पास्ट का टेंस यूज होगा, जिसमें हैड भी पास्ट है, विल हैव तो प्रेजेंट का हो जाएगा, एंड हैव हैड भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैड। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। व्हेन आई हैड माई डिनर आई वेंट टू बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशंस। इनमें से बताना है कि कौन सा प्रपोजिशन करेक्टली यूज किया गया है। ए इज ही इज ए मैन ऑफ कंसिडरेबल अचीवमेंट्स। तो इसमें ऑफ ऑफ कंसिडरेबल, तो ये तो करेक्टली यूज किया गया है। बी इज दैट मैन विद ए बाल्ड हेड एंड ओनली वन आर्म इज एन ओल्ड सोल्जर। तो इसमें ये भी राइट है क्योंकि इसमें विद का करेक्ट यूज हुआ है। दैट लेडी इनटू रेड विद अ शॉपिंग बास्केट इज माई सिस्टर। ये रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ इनटू नहीं आएगा, इन आएगा। द लेडी इन रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रोपोजिशन। अगेन प्रोपोजिशन का क्वेश्चन है। इंडिया हैज एंटर्ड ब्लैंक स्पेस ए ट्रीटी विद इजराइल। तो इसमें ऑप्शन नंबर वन इज इन, सेकेंड इज एट, थर्ड इज इनटू, फोर्थ इज विद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इनटू। इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें भी प्रपोजिशन फिल करना है। देयर इज स्टिल नो क्योर। क्योर या ये फिक्स प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। क्योर के साथ अगेंस्ट, फॉर, बाय, ओवर। क्योर के साथ आता है हमारा फॉर। देयर इज नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यानी कि ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज fill in the blank with the correct option that indicates the concept in the bracket। मॉडल का क्वेश्चन है, बताना है कि इसमें से कौन सा जो ये ब्रैकेट में कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको, उसके लिए मॉडल फिल होगा। आई थॉट ही ब्लैंक स्पेस बी एट होम। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए बताना है कौन सा मॉडल यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर वन इज शुड, सेकेंड इज वुड, थर्ड इज माइट, फोर्थ इज ऑट टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आई थॉट ही माइट बी एट होम, यानी कि ये लीस्ट पॉसिबिलिटी को, यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ माइट का यूज होगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल इन अकॉर्डेंस विद द मूड। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन,
luggage blank space been left unattended. Option number 1 is need not, second is must not, third is could not, fourth is would not. इसमें बताना है स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं। तो 130 क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मस्ट नॉट। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज अप्रोप्रिएट मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। It is the third time she has been skating this week. She blank space really enjoy it. Option number 1 is must, second is should, third is ought to, fourth is would. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मस्ट। यानी कि वो तीसरी बार ये स्केटिंग कर रही है इस वीक में, यानी कि शी रियली एंजॉय, शी मस्ट रियली एंजॉय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज का यूज करना है। फर्स्ट इज ही इज ब्लैंक स्पेस काइंड मैन आई हैव एवर मेट। तो इसमें आ जाएगा हमारा ही इज अ काइंड मैन, सॉरी द काइंडेस्ट मैन। ही इज द काइंडेस्ट मैन आई हैव एवर मेट। सेकेंड इज ही मेक्स ब्लैंक स्पेस फ्यू मिस्टेक्स देन यू डू। तो इसमें देन आया है तो देन के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा फ्यूअर। थर्ड इज आई वॉन्ट, इसमें सिंपली आ जाएगा हमारा ए स्ट्रॉन्ग। ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि फर्स्ट में तो हमारी हो गई सुपरलेटिव, सेकंड में हो गई हमारी कंपैरेटिव एंड थर्ड में हो गई हमारी पॉजिटिव। इसका करेक्ट आंसर होगा द काइंडेस्ट, प्योर एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rewrite the rewrite the following sentence using correct model in place of the underlined word. I suppose he was 30 when I first met him. तो इसको हमें रिप्लेस करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ही मस्ट हैव बीन 30 व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम। सेकंड इज ही ought to have been 30 when I first met him। थर्ड में है यूज शुड का यूज है, फोर्थ में कुड का यूज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम सपोज को मस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। ही मस्ट हैव बीन 30 व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the degree of comparison in the following statement without changing the meaning। इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन का चेंज करना है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव में, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, इसको हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सॉरी स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारा। वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज चेन्नई। तो वेरी फ्यू को हम जनरली वन ऑफ में चेंज करते हैं। तो वन ऑफ हमारे एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन द यूज ऑफ द कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री का कौन से सेंटेंस इनकरेक्ट है? फर्स्ट इज सुशंस कार इज चीपर देन मेरी। Second is B is Sushan's car is cheaper than Mary's. C is I would prefer to take a walk rather than sit idle. D is I would prefer to take a walk than to sit idle। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली यूज हुआ है। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रॉन्ग है बिकॉज सुशंस कार इज चीपर देन, यहाँ होता मैरीज। सेकंड राइट है, सुशंस कार इज चीपर देन मैरीज, ये तो राइट हो गया। सी इज आई वुड प्रिफर टू टेक अ वॉक रादर देन सिट आइडल। तो वुड के साथ रादर का यूज होता है, ये भी राइट होगा। डी इज आई वुड प्रिफर टू टेक अ वॉक देन टू, यहाँ वुड के साथ देन का यूज हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया।
तो जो हमारे इनकरेक्ट बताने हैं इसमें से, तो ए और डी इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए एंड डी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है इसको हमें कंपाउंड में चेंज करना है। वी मस्ट ईट टू लिव, तो फर्स्ट ऑप्शन इज वी मस्ट ईट एंड लिव, सेकेंड इज बिकॉज वी लिव वी ईट, थर्ड इज वी ईट वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, फोर्थ इज टू लिव वी मस्ट ईट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वी मस्ट ईट और वी लिव वी कैन नॉट लिव। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट बताने हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट ए इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ओनली वन नहीं होता, इसमें कितने भी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। बी इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स मोर देन वन मेन क्लॉज, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज तो एक ही होता है, तो इसमें लिख रहा है मोर देन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉजेज, तो ये तो राइट हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। डी इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज उसमें केवल एक ही होता है, तो करेक्ट आंसर इज सी एंड डी विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें वन तो होता है मेन क्लॉज एंड उसमें मोर देन वन होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन हु हैड मनी प्रॉब्लम्स थ्रू हिमसेल्फ ऑफ द बिल्डिंग, द अंडरलाइन क्लॉज इज, इसमें जो ये क्लॉज दिया गया है हु हैड मनी प्रॉब्लम, तो ये बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। ए इज कोऑर्डिनेट क्लॉज, बी इज फाइनाइट क्लॉज, सी इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, डी इज नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज तो है नहीं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज तो नहीं है। बी फाइनाइट क्लॉज, ये फाइनाइट क्लॉज है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब यूज हुई है। सी इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, एंड नॉन फाइनाइट क्लॉज, ये नॉन फाइनाइट क्लॉज नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसको कॉम्प्लेक्स को चेंज करना है कंपाउंड में। आई हैव फाउंड द पेन दैट आई हैड लॉस्ट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हमें कंपाउंड में चेंज करना है। तो फर्स्ट इज आई हैव फाउंड द पेन एंड आई हैड लॉस्ट दैट, सेकेंड इज आई हैव बोथ फाउंड एंड लॉस्ट द पेन, थर्ड इज आई हैड लॉस्ट ए पेन बट आई हैव फाउंड इट, फोर्थ इज द पेन दैट आई हैड लॉस्ट हैज बीन फाउंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, आई हैड लॉस्ट अ पेन बट आई हैव फाउंड इट। तो ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और जो इसकी मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग भी ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंज इन मीनिंग। इसको चेंज करना है हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है। कैन वी एवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 140 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, वी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है। असर्टिव करेक्ट असर्टिव चूज करना है। व्हाट माइट बी डन इफ मैन वर वाइज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेट थिंग्स माइट बी डन इफ मैन वर वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समवन लेफ्ट दिस पर्स इन ए क्लासरूम यस्टरडे, द क्लीनर फाउंड इट, तो इसका बनाएंगे हम समवन लेफ्ट दिस पर्स इन ए क्लासरूम यस्टरडे, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस पर्स लेफ्ट पास्ट सिंपल है तो
ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। डिस्पर्स, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा ये। दिस पर्स वाज लेफ्ट इन अ क्लासरूम यस्टरडे। और द क्लीनर फाउंड इट, इट का हो जाएगा इट वाज फाउंड बाय द क्लीनर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। द पर्स वाज लेफ्ट इन ए क्लासरूम यस्टरडे एंड इट वाज फाउंड बाय द क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंज ऑफ द मीनिंग। यानी कि इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। एज सुन एज द टीचर एंटर द रूम एवरीबडी वॉज साइलेंट। इसमें होगा हमारा, जब एज सुन एज वाले सेंटेंस को हम चेंज करते हैं नेगेटिव में, तो उसका हम बनाते हैं उसका नेगेटिव बनाते हैं हम नो सूनर से। तो चारों ही नो सूनर से हैं, बट स्ट्रक्चर वाइज कोई एक ही राइट होगा। तो नो सूनर, फिर आ जाएगा हमारा डिड, फिर द टीचर, एंटर, बिकॉज, हाँ यहाँ पर एंटर है, इस वाले में एंटर है, इसमें एंटर्ड है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट इज ऑप्शन नंबर 2। बिकॉज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और इसमें है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द रूम देन एवरीबडी वॉज साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द इनडायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच। यानी कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। आई आस्क्ड इफ शी ग्रू हर ओन वेजिटेबल्स। तो इसका सिंपली हम इसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। डू यू ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स, आई आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। व्हाट विल यू बी सेटिस्फाइड विद। ऑप्शन नंबर 1 इज विद व्हाट यू विल सेटिस्फाई। सेकंड इज विल यू सेटिस्फाई व्हाट बाय व्हाट। थर्ड इज व्हाट विल यू बी सेटिस्फाइड विद। फोर्थ इज व्हाट विल सेटिस्फाई यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्हाट विल सेटिस्फाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज he said that he need not tell me how grateful he was. Transform the above sentence into direct speech. इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 146 का ऑप्शन नंबर 2। I need not tell you how grateful I am, he said. Next question is 147. Which of the following options are correct passive of the given sentence? They say that elephants have good memories. इसका हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है कि कौन कौन से इसमें से करेक्ट सेंटेंसेस हैं। ए इज गुड मेमोरीज आर हेल्ड बाय एलिफेंट्स। बी इज इट इज सेड दैट एलिफेंट्स हैव गुड मेमोरीज। सी इज गुड मेमोरीज आर possessed बाय एलिफेंट्स। डी इज एलिफेंट्स आर सेड टू हैव गुड मेमोरीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। बी एंड डी इज राइट। बी एंड डी इज राइट। यानी कि इट इज सेड दैट एलिफेंट्स हैव गुड मेमोरीज, ये भी इसका करेक्ट पैसिव होगा। एंड एलिफेंट्स आर सेड टू हैव गुड मेमोरीज, ये इसका करेक्ट पैसिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए करेक्ट यूसेज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। इनमें से बताना है कि फ्रेजल वर्ब का कौन से ऑप्शंस में करेक्ट यूज होगा है। ऑप्शन नंबर 1 इज ही पुट इन क्लोथ्स, ए टर्बन, शूज, etc. Second is look for my family when I am away. Third is she kept us beeping. Fourth is people run after the riches in the world. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, people run after the riches in the world. Next is identify the meaning of the underlined phrasal verb by choosing an appropriate alternative. इसमें जो फ्रेजल वर्ब दी गई है सेंटेंस में, उसका हमें अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। आई हैव ऑलवेज लुक अप टू माई ब्रदर हु इज ए सेल्फ मेड मैन। ऑप्शन नंबर 1 इज टू टर्न फॉर हेल्प। ऑप्शन नंबर 2 इज टू बी जीलस ऑफ। ऑप्शन नंबर 3 इज बी सुपीरियर टू। ऑप्शन नंबर 4 इज टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट। ये जो फ्रेजल वर्ब होती है हमारी लुकअप, इसका अर्थ होता है टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। इसमें हमें फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। ए हैंड रैन इन फ्रंट ऑफ माई कार एंड आई एम अफ्रेड, आई ब्लैंक स्पेस इट। फर्स्ट इज रैन अबव, सेकेंड इज रैन ऑन, थर्ड इज रैन ओवर, फोर्थ इज रैन इन टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रैन ओवर, रैन ओवर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हमारा पूरा हमने 1 to 150 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर व्हाट एग्जाम्स यू विल अपीयरिंग फॉर। एंड अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।